बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का आज हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। ठीक है, कल हमने बात की थी कि जो हमारे पास प्रोग्राम है हम लिखते क्यों हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना ये बेसिक बात है किसी भी प्रोग्रामर की या प्रोग्राम लिखने की जो रीज़न है। फिर हमने ये देखा कि एक प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्राम लिखने से पहले एल्गोरिदम बनाता है, उस एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में चेंज करता है, उस फ्लो चार्ट को फिर वो सूडो कोड में चेंज करता है। ये 3 स्टेप करने के बाद वो बंदा किसी भी लैंग्वेज में उस सूडो कोड को डिफाइन करता है। तो जिस लैंग्वेज को आज हम सीखेंगे वो है जी हमारे पास बोरलैंड सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस। सी इब्तदाई लैंग्वेज थी, इसमें इजाफा हुआ, इसमें कुछ फंक्शन बढ़े तो इसका नाम फिर सी प्लस प्लस यानी इजाफे के साथ सी प्लस प्लस इस तरह नाम लिख दिया गया। ठीक है, शुरू में इसका नाम BCPL या बी था और ये बोरलैंड लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो है ना वो 1970 के अंदर जो है ना वो डेवलप की गई थी। ये एक सिंपल सी इसकी हिस्ट्री है जो पढ़ने से एक आम बंदे की समझ में आ जाती है कि इसकी हिस्ट्री है। सिंपल ये 1989 के अंदर आंसी स्टैंडर्ड ने अप्रूव कर दी थी। ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस तरह आप नहीं पढ़ते ISO सर्टिफाइड ये वो, यानी ये कंप्यूटर की एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके सामने उन्होंने अप्रूव कर दिया कि वाकई ये लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसको पढ़ा सीखा या इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है ना 1970 के अंदर जो है ना वो मार्केट में आई सिर्फ सी के नाम से। फिर क्या हुआ, बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो है ये 1980 के अंदर जो है वो सी प्लस प्लस के नाम से जो है ना वो आई। और इसके अंदर जो फैसिलिटीज आई सी और सी प्लस प्लस में वो क्या थी, नंबर 1 तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बन गई। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, ये एक सेपरेट कोर्स है जो आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ तक सिर्फ ये समझ लें प्रोग्राम लिखने का एक नया और मॉडर्न स्टाइल है। प्रोग्रामिंग वही है जो पुरानी है, लेकिन प्रोग्रामिंग को लिखने का एक नया स्टाइल जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो पहली चीज़ आई थी ना वो आई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना। ये बेसिकली सिंपल एक न्यू स्टाइल है प्रोग्राम लिखने का और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। और दूसरा इसमें ब्लॉक्स की आया, बिल्ट इन पीसेज आए, क्लासेस आई और ये फंक्शन आई। यानी ये सी और सी प्लस प्लस में एक बुनियादी सा फ़र्क था विद एडिशनल फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस जो है ना आ गया। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास कोई ना कोई इन्वायरमेंट इंस्टॉल होना चाहिए जिसे हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जिसे एडिटर नहीं, जैसे टर्बो सी आपने यूज़ कर लें, डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर लें या और भी बहुत सारे एडिटर्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरह जो है ना हमारे पास डिफरेंट किस्म के एडिटर्स होते हैं ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपाइलर होता है, लिंकर होता है, लोडर होता है। ठीक है, कंपाइलर से चूँकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, ये आपने अपने पहले कोर्स में पढ़ा होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसे कंपाइलर की मदद से हम ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील हो जाता है, फिर वो प्रोग्राम रन होता है। तो सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ज़ाहिर है जो प्रोग्राम भी इसमें लिखेंगे उसे हमें कंपाइल करने की ज़रूरत होगी। कंपाइल करने के बाद लिंकर का काम क्या होता है, चूँकि आप जिस जब भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को यूज़ करते हो तो डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज़ उसके अंदर आप इस्तेमाल करते हो, तो लिंकर का काम होता है उन लाइब्रेरीज़ को आपके कोड के साथ मिला देना, लिंक कर देना। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास लोडर। लोडर का काम ये होता है कि वो लिंक्ड यानी आपका कोड प्लस लाइब्रेरी का कोड उसको ना फिर वो हार्ड डिस्क से आपकी मेमोरी में लोड करता है ताकि उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर की अगर हम बात करें तो कंपाइलर हमारे पास जो काम कर रहा है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होगा और उस कंपाइलर को दिया जाएगा, कंपाइलर उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। ये एक जनरल रोल है कंपाइलर का। कंपाइलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो जाहिर है सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर होगा वो सी प्लस प्लस का कोड लेगा और उसे जो है वो चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है ना। अच्छा जी, कंपाइलर की समझ आ गई। कंपाइलर के बाद आ गया हमारे पास
डिफरेंट किस्म के कंपाइलर हैं। कंपाइलर जब C++ का कंपाइलर होगा ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें और सीखनी चाहिए आप, एक सोर्स कोड और एक आपका जो है ना वो ऑब्जेक्ट कोड जो है, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ ज़रा ना, सोर्स कोड की और ठीक है। ये हमारे पास ना डेव C++ का हमने एडिटर जो है ना वो यूज़ किया हुआ है, IDE जो हम यूज़ कर रहे हैं ना वो डेव C++ है। अब ये जो इसके अंदर फाइल बनी है ना, ये फाइल हमारे पास एक कंपाइलर की फाइल है। जब इस फाइल को हम रन करेंगे तो कंपाइल करेंगे तो एक फाइल और बना देगा कंपाइलर, वो फाइल उसकी ऑब्जेक्ट फाइल कहलाती है। यानी जब आप कंपाइलर का काम ये होता है, याद रखें, कंपाइलर जो है ना वो एक फाइल को कन्वर्ट करता है, जो आपकी कोड फाइल होती है ना उस फाइल को वो तब्दील कर देता है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो याद रखो, जब भी आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल करोगे आप उसको अपना हाई लेवल लैंग्वेज कोड दोगे जो कि सोर्स कोड है, और वो तब्दील करके आपको एक और फाइल देगा जो कि ऑब्जेक्ट, तभी तो लोडर उसे लोड करता है। लोडर का काम क्या है कि वो आपकी जो ऑब्जेक्ट कोड की नई फाइल होती है ना उसको वो फिर लोड करता है, जिससे आपका कंप्यूटर फिर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोर्स कोड क्या है, अ कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है, अ कोड रिटन इन मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ तक बात की समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद आ गया लिंकर और डिबगर का रोल। सम प्रोग्राम्स वी यूज ऑलरेडी कंपाइल्ड, कुछ चीजें पहले से कंपाइल्ड पड़ी हुई हैं। लिंकर क्या करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको आपकी उस लाइब्रेरी के साथ जो पहले से स्टोर्ड है उनके साथ जो है ना वो से लिंक कर देता है। यानी हम देखेंगे एक एग्जांपल हम लास्ट पे करके देखेंगे कि हम 5 लाइनों का प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन जब वो लाइनें कंपाइल होंगी तो हमें वो दिखाएगा जी मैंने इतनी लाइनें कंपाइल, ये देखो ये आपके सामने है, टोटल कितनी लाइनें हैं जी, ये 12 या 13 लाइनें हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको कंपाइल किया है तो वो मुझे क्या बता रहा है जी कि मैंने ये सारा प्रोग्राम जो है ना वो कंपाइल कर दिया है, और उसके बाद वो इसकी लाइंस जब पढ़ाएगा तो वो बताएगा जी कि ये कम से कम 135 लाइनें या इतनी लाइनें जो है ना वो मैंने कंपाइल की हैं, ठीक है। यानी वो ज़्यादा लाइनें आपको शो करेगा। अब वो ज़्यादा लाइनें कैसे शो करेगा, वो इसी तरह शो करेगा कि उसने जो फंक्शन आपने यूज़ किए ना उसकी लाइब्रेरी को भी उसके साथ उसने इंटीग्रेट जो है ना वो कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका कह लें आप लिंकर का। लोडर क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट कोड आपका बना है उस ऑब्जेक्ट कोड को आप वो लोड करके तो आपको एग्जीक्यूट करने के काबिल बना देगा जी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें जी प्रॉब्लम एनालिसिस। अब ये वो डायग्राम है जिसके अंदर हम एक मुकम्मल हमारे पास जो है ना वो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस हैं जी। हम पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसका एल्गोरिथम, याद होगा आपको, आपने वो याद है वो स्टेप्स पढ़े थे 9 मैट्रिक में भी ये हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मराहल है ना वो लिखे हुए हैं जी। पहले प्रॉब्लम होती है, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर एल्गोरिदम बनाते हैं, फिर उस एल्गोरिदम का सूडो कोड बना के उसकी कोडिंग की जाती है। कोडिंग करने के बाद प्री प्रोसेसर जो होता है वो उसके साथ ऐड होता है, फिर कंपाइलर को दे दिया जाता है, कंपाइलर लिंकर के पास जाता है, लिंकर एक लाइब्रेरी उसके अंदर ऐड कर देता है, लिंकर फिर जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट कोड बना देता है, वो ऑब्जेक्ट कोड लोडर के पास चला जाता है, लोडर जो है वो उसे एग्जीक्यूशन करता है, अगर एरर हो जाए तो वापस, अदरवाइज वो आपको रिजल्ट जो है वो शो हो जाता है। यानी ये एक प्रोग्राम लिखने का मुकम्मल प्रोसीजर हो गया। प्रॉब्लम आई, एनालिसिस किया, एल्गोरिदम बनाया और उसके बाद कोड लिख दिया C++ में, कोड लिखा। कोड लिखने के अंदर हम कुछ प्री प्रोसेसर यूज करते हैं, वही लाइब्रेरीज, और लिंकर क्या करेगा, कंपाइलर जो है ना और लिंकर मिलकर उसको कंबाइन कर देंगे और इस तरह आपका प्रोग्राम जो है ना वो रन हो जाएगा, ठीक है जी। बेसिक हमारे पास जो इन्वायरमेंट है C++ सिस्टम का, ठीक है, इसके अंदर लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं जी, स्लाइड नंबर 8 के अंदर। जब हम फाइल बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन हमने या तो CPP रखनी है फाइल की या .c लिखनी है, यानी वो प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं होगा जिसको सेव करते वक्त आपने एक्सटेंशन को C++ यानी CPP या C ना रखा। और एक ही रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा दिन, अगर आप C का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो फिर .c रखेंगे, अगर C++ का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो फिर आप CPP रखेंगे। ये जो कोड है हमारे पास ये दिखाता हूं मैं आपको, ये देखें इसमें .cpp है, ठीक है, ये वाला जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद देखें जी आप कि प्रोग्रामिंग स्टाइल हमारे पास क्या है। C++ जो है ना जी, स्लाइड नंबर, ये फ्री स्टाइल
एक लैंग्वेज है। यानी आपने एक लफ्ज़ लिखा, कोई भी स्टेटमेंट लिखी, हम आगे देखेंगे स्टेटमेंट लिख के, मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है सी आउट। अब इसमें आप मैं जितनी भी स्पेसेस दे दूंगा ना, सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक फ्री टाइप की लैंग्वेज है। इसने जब तक अगला सिंटैक्स इसके पास नहीं ना आता, इसने कुछ करना ही नहीं है। हम देखेंगे प्रोग्रामिंग स्टाइल के अंदर ज्यादा स्पेसें डाल दो, कोई इसे फर्क नहीं है, साथ साथ लिख दो तब भी इसे कोई फर्क नहीं। यानी 5 लाइनें आपके प्रोग्राम की, हर स्टेटमेंट एंड होती है सेमीकोलन के साथ, जिसे स्टेटमेंट डेलिमीटर कहते हैं। आपने पांचों स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन के अंदर टाइप करके दरमियान में आपने सेमीकोलन डाल दिया तो सी उनको 5 ही पड़ेगी। समझ आ रही है? अच्छा, आपने एक लाइन लिख के एंटर दबाया, नीचे 15 लाइनें खाली छोड़ दी और 16वीं लाइन पे जाके आपने दूसरी स्टेटमेंट लिखी है, सी के कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सेमीकोलन पे पहली स्टेटमेंट को खत्म करेगा, दरमियान में जितनी भी खाली लाइनें हैं उसे कोई फर्क नहीं है, और वो अगली स्टेटमेंट को जाके वहीं से ही रीड करना शुरू करेगा। ब्लैंक लाइंस का कोई इफेक्ट नहीं है, ब्लैंक स्पेसेस का इसके कोड पे किसी किस्म का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक सिंगल लाइन में भी आप सारा प्रोग्राम लिख सकते हैं और जितना मर्जी आप इसको चेंज वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक हेडर फाइल होगी, ठीक है। उसके अंदर हम हेडर फाइलों को इंक्लूड करेंगे जितनी भी हमारे पास होंगी, और उसके बाद हम वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। वेरिएबल क्या है कि जब हम अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, जैसे हमने मिसाल दी थी किसकी, कि जी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब उसमें ए की वैल्यू हमने स्टोर करनी है ना, बी की भी करनी है, सी की भी करनी है, x1 की भी करनी है और x2 की भी करनी है, तो ये पांचों हम वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल के जो हमने नाम रखने हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। आपने वैल्यू जो है ना, अब ए बी सी की बजाय आप m1 m2 m3 रख दें तब भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता ही ए बी सी है, तो बेहतर नहीं कि आप वही रखें, पढ़ने वाले को भी समझ आए कि वेरिएबल का नाम क्या है। आप सी के प्रोग्राम के अंदर एज को स्टोर करना चाहते हैं स्टूडेंट की, तो आप उसकी जगह x लिख दोगे तब भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेकिन अगर आप उस वेरिएबल का नाम एज लिख दोगे तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है। तो इसीलिए वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है जी। कमेंट्स करने चाहिए आपको, कमेंट्स हम देखेंगे आगे जाके, हर लाइन के साथ आप कमेंट्स करें ताकि समझ आए कोड की कि इस लाइन का फंक्शन है क्या है, ठीक है जी। हर एग्जीक्यूटेबल लाइन को अलहदा लाइन पे रखें, यानी एक स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद हम क्या पढ़ के आए कि अगली स्टेटमेंट सेमीकोलन के बाद भी लिखी जा सकती है, लेकिन अच्छा स्टाइल क्या है कि आप नेक्स्ट लाइन पे जाएं, ब्लैंक लाइंस कम से कम यूज करें, स्पेस को यूज करें। यानी मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूं, ये प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैंने स्पेस दी हुई है, क्लियरली हमें इसकी रीडेबिलिटी समझ आ रही है कि ये लाइन और है, ये लाइन और है, यहां से मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। ये मेरी बॉडी शुरू हो रही है, बॉडी से मैंने एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करके लिखा हुआ है। अगर आप देखो ना, अपनी स्लाइड नंबर देखो आप, आखिरी स्लाइड है मेरा ख्याल है, आखिरी स्लाइड पे आ जाओ जरा, ये प्रोग्राम आपके सामने हेलो इंक्लूड लिखा हुआ है ना। अब आप देखो उसने इंक्लूड लिखने के बाद सबसे ऊपर उसने कमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, और साथ ही डबल लाइन ये कमेंट्स हैं। जिस लाइन के शुरू में आप 2 दफा स्लैश डाल देंगे वो लाइन कंपाइलर रीड नहीं करेगा। व्हाट आर कमेंट्स, व्हाट आर कमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स आर फ्रेजेस रिटन इन योर C++ फाइल बट नॉट रीडेबल बाय द कंपाइलर, कंपाइलर उनको छेड़ेगा भी नहीं। ये डबल स्लैश कंपाइलर को बता देगी इसके बाद जो भी लिखा हुआ है तुमने उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ये कमेंट्स कहलाते हैं, ये रीडेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। आपका जो भी आपका मतलब प्रोग्राम है ना, उसका मकसद हम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इंक्लूड और यूजिंग की हमने स्टेटमेंट यूज की, ठीक है। उसके बाद देखें हमने एक लाइन छोड़ी है, छोड़ के हमने इंट शुरू किया ताकि पता चल जाए कि हमारा यहां से इंट फंक्शन शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें मैंने ये ब्रैकेट लिखी, ब्रैकेट लिखने के बाद जो सी आउट की स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी सी लेफ्ट से आगे करके लिखी है, ठीक है, और रिटर्न को बिल्कुल सी आउट के नीचे से शुरू किया है और आगे जाके ब्रैकेट को बंद किया है। जो ब्रैकेट बंद किया है यही बॉडी क्लोज है ये, ठीक है। ये हमने उसी लाइन में किया है जहां से हम प्रोग्राम को, यानी ये लिखा हुआ प्रोग्राम आपको जरा रीडेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस सारे प्रोग्राम को एक लाइन में भी लिख दिया जाए तब भी ये रन होगा, और एंड पे मैं ना आपको ये रन करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम इसको रन करते हैं, ठीक है जी।
ये कुछ चीजें हैं, फॉलो करोगे तो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बेहतर होगी, नहीं करोगे तो इससे सी प्लस प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उसके बाद आ गया जी कीवर्ड्स। हम देखेंगे ये प्रोग्राम के अंदर के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो पहले से रिजर्व्ड है लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में, कंप्यूटर की हर हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ अल्फाज पहले से रिजर्व हो जाते हैं जो उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उसकी उनकी कमांड के कोई ना कोई नाम तो होने हैं कि नहीं होने। अब डाटा टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे तो डाटा टाइप्स के जो लफ्ज हमने लिखने हैं वो तो उसके हो गए ना, उन अल्फाज को हम आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एडिटर जो भी आप यूज करेंगे उस एडिटर के अंदर जो कीवर्ड्स होंगे ना उनका कलर डिफरेंट हो जाएगा, यानी जब भी आप कीवर्ड को यूज करेंगे आप देखें इसके अंदर की डिफरेंट कलर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये कलर्स जो हैं वो इस हिसाब से आपके डिफरेंट होंगे। अगर आप विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर या किसी और एडिटर में किसी में ब्लू हो जाएंगे, मतलब ना डिपेंड करता है आप कौन सा एडिटर जो है ना वो यूज कर रहे हैं। लेकिन कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड हैज सच वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनका सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर पहले से कोई ना कोई मतलब है। मसलन मैं आपको बताता हूं, बूल क्या है, ये ना डाटा टाइप है, ब्रेक स्टेटमेंट है, केस भी स्टेटमेंट है, चार ये भी एक डाटा टाइप है, कॉन्स्ट जो है ये कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, कंटिन्यू भी एक स्टेटमेंट है, डिफॉल्ट है, डबल है, एल्स है, ये सारे क्या है हमारे पास डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स हैं। स्ट्रक्चर एक सी प्रोग्राम का क्या होता है, जब हम एक सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम सबसे पहले डाटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं ऊपर, उसके बाद हम ग्लोबल डाटा डिक्लेरेशंस करते हैं। ग्लोबल से क्या मुराद है अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, यानी ऐसे डाटा डिक्लेरेशन जिसको आपने ना उस प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करना है और उसके अंदर जो फंक्शन है उधर भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये ग्लोबल और लोकल दो वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद हम सारे फंक्शन लिखते हैं, फिर हम क्लास को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं जी। अगर हम बात करें जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म जो हमारे पास है सी प्रोग्राम की वो इस तरह से है। ये देखें पहली दो लाइनों में 13 नंबर स्लाइड पे हूं मैं, डिस्क्रिप्शन है, आगे इंक्लूड के बाद सारे डायरेक्टिव, ये क्या है, वो तमाम लाइब्रेरी फाइल्स जिनके फंक्शंस को आप अपने मेन में यूज करोगे उनको यहां इंक्लूड करना लाजमी है, ठीक है। आपने जो जो उसके बाद आपका इंट फंक्शन आएगा, इसी तरह लिखा जाएगा इंट आगे मेन और नीचे आखिरी लाइन होगी रिटर्न और जीरो, ये आपने एज इट इज ही लिखनी है। दरमियान में आप क्या करोगे, सबसे पहले कोशिश करो कांस्टेंट को डिक्लेयर कर लो, उसके बाद कोशिश करो वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स होंगी। आप वेरिएबल को ऊपर ले जाओ, कांस्टेंट को नीचे ले जाओ, तब भी कोई फर्क नहीं, ठीक है। हाँ, सी के अंदर होता था, जब आप सी प्रोग्राम लिख रहे होगे उस वक्त वेरिएबल पहले डिफाइन होना है, स्टेटमेंट्स ने बाद में चलना है। लेकिन जब सी प्लस प्लस आई थी तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन भी खत्म कर दी थी, आप एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के बाद भी वेरिएबल को डिक्लेयर है। सिर्फ एक रूल था कि जहां आपने वेरिएबल को इस्तेमाल करना है ना उससे पहले उसे डिक्लेयर होना चाहिए। लेकिन सी के स्ट्रक्चर के अंदर क्या था कि सारे वेरिएबल पहले करो, बाद में फिर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स जो है ना वो यूज करो, ठीक है। तो लेकिन इसमें सी प्लस प्लस में और सी में ये भी एक फर्क है, ध्यान में रखिएगा कि जो हम वेरिएबल और कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं उनकी तरतीब सी में ये है कि पहले टॉप पे वो होगा फिर आपकी स्टेटमेंट्स आएंगी, लेकिन सी प्लस प्लस ने इस तरतीब को चेंज कर दिया हुआ है। ये हमारे पास इसका एक जनरल हो गया जी। उसके बाद आगे हमारे पास डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स हमारे पास क्या है, हैश इंक्लूड से ये स्टार्ट होंगे, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे। ध्यान से सुनो मैंने क्या लफ्ज बोला है, एंगल ब्रैकेट। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है ना, वैसे तो ये सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन है, लेकिन जब हम कोड में इनको लिखते हैं ना तो फिर इनको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। जैसे चार ब्रैकेट्स हो गई ना, एक ये एंगल हो गई, ये जो यूज होनी है ना वो मैं आपको बता रहा हूं, एक एंगल हो गई, ठीक है। और इसी तरह फिर उसके बाद पैरेंथेसिस हैं जिसको हम छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, फिर आती है करली ब्रेसेस, ये जो दरमियानी नहीं जिसे हम बोलते होते ये करली है, और उसके अलावा वो बड़ी जो होती हैं इनको ब्रेसेस बोलते हैं। ये किताबों में ना इस तरह लफ्ज लिखे होते हैं और फिर आपको समझ नहीं आनी कि ये क्या लिखा हुआ है। तो एंगल ब्रैकेट्स हैं हमारे लेस देन और ग्रेटर देन, पैरेंथेसिस हमारी वो जो छोटी ब्रैकेट है, और करली जो है वो दरमियान वाली जो होती हैं जो बॉडी के शुरू और बॉडी के एंड को शो करती हैं। और जो ब्रेसेस हैं वो भी हम यूज करेंगे, वो ब्रेसेस आगे हम जब एरे को डिक्लेयर करेंगे तो वो हमारे पास आएगी जी।
सी प्लस प्लस प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर, प्री होता है पहले, प्रोसेसर प्रोसेस करने वाला। आपने जिन फाइलों को अटैच किया है, जब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पहली लाइन जब स्टार्ट करता है ना कंपाइल करनी, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन वाले जो प्री प्रोसेसर है उनको सॉल्व करता है। आपने लिखा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, तो सबसे पहले कंपाइलर जाएगा और जनाब सारी आयो स्ट्रीम का कोड उठा के आपकी फाइल के साथ उसको जोड़ देगा, फिर वो कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा। तो प्री प्रोसेसर ऑटोमेटिकली इन्वोक ए प्री प्रोसेसर दैट टेक हैश इंक्लूड डेफिनेशंस, और ये सारी चीजें उसके साथ अटैच हो जाएंगी जी। ठीक है, उसके बाद है सम कॉमन स्टेटमेंट्स। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के लिए iostream.h को हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह आयो मैनिपुलेशन के लिए आयो मैनिप के नाम की लाइब्रेरी है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए stdlib है। टाइम वगैरह के लिए time.h, और मैथ के फंक्शंस के लिए math.h है। अब जो फंक्शन आप यूज करोगे नीचे, उसकी लाइब्रेरी को आपको हैश इंक्लूड के प्री प्रोसेसर के साथ पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगी। वो कहेगा अननोन सिंबल, आप वो कहेगा मैं नहीं जानता, कंपाइलर कहेगा मुझे तो पता ही नहीं ये लफ्ज आपने क्या लिख दिया। लेकिन जब आप लाइब्रेरी ऐड कर दोगे तो वो उसको वहां से ऐड कर लिया करेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आ गया आपके पास सी प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए, स्लाइड नंबर 17। इनपुट और आउटपुट के लिए सी इन और सी आउट की स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। जब आप प्रोग्राम के दौरान चाहते हैं कि वैल्यू एंटर की जाए, जैसे हम एटीएम के अंदर जाते हैं तो एटीएम में पिन हम लिखते हैं, वो इनपुट है। ठीक है, और जब वो हमें मैसेज दिखाता है कि जी आपका पिन जो है वो सही नहीं है, वो आउट। तो प्रोग्राम ने तो इनपुट भी लेनी है और आउटपुट भी लेनी। तो अगर सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो फिर प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट है और स्कैन एफ जो है वो इनपुट है, यही फर्क है इसमें। लेकिन जब हम सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो फिर सी इन और सी आउट के नाम की हमारे पास जो है ना ये जो है ना वो दो स्टेटमेंट्स जो है ना वो यूज होंगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्लाइड नंबर 18 में एस्केप सीक्वेंसेस। बैकस्लैश n, बैकस्लैश t, बैकस्लैश r, इनके बारे में तफसील आएगी आगे जब हम इनपुट और आउटपुट का चैप्टर पढ़ेंगे ना, कि इनका क्या मकसद है। ये स्पेशल कमांड है। बैकस्लैश n करने से क्या होगा, t से क्या होगा, r से क्या होगा, ये जब हम कोडिंग करेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगी इसकी, और आसानी से समझ आ जाएगी जी। कमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 19 के अंदर, कि वो लाइनें जो डबल स्लैश से शुरू होती हैं और कंपाइलर उनको रीड नहीं करता। ठीक है, चाहे जो मर्जी लिख दो आप। इसको लिखने के ना दो तरीके हैं सी और सी प्लस प्लस में, वो जरा देख लो स्लाइड। एक तरीका तो यह है कि डबल स्लैश लिखो और आगे लिख दो। अगर आपने एक से ज्यादा लाइनें लिखनी है ना, तो फिर आप क्या करो, स्लैश लिख के स्टैरिक लिखो, उसके अंदर जो मर्जी लिखो और बंद कर दो फिर स्टैरिक और स्लैश के साथ। समझ आ रही है? ध्यान से देखें स्लाइड्स के ऊपर ना, ये दो तरीकों से आप लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये मतलब इसके बगैर लिखता तो फिर मुझे हर यानी दूसरी नहीं, जो एग्जांपल जो नीचे वाली है, अगर मैं हर के, फिर मुझे हर के सामने डबल स्लैश डबल स्लैश डबल स्लैश लिखना पड़ना था। ये डिपेंड करता है, जिस तरह मर्जी आप इसको देख लो। तो ये हमारे पास आ गया हमारा पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, कि जिसके जरिए हम एक पहला प्रोग्राम जो है वो रन करेंगे और कंपाइल करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी जरा। ये प्रोग्राम मैंने कॉपी किया हुआ है, डेव सी प्लस प्लस का हमारे पास जो है ना वो कंपाइलर है। ये प्रोग्राम मैंने वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है। एग्जीक्यूट के ऊपर जाके कंपाइल पे क्लिक करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा। अगर कोई एरर नहीं होगी तो मुझे यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा जी कि इसमें कोई एरर नहीं है। ये देखें, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। और उसके बाद एग्जीक्यूट में आके जब मैं रन पर क्लिक करूंगा तो मुझे इसका नतीजा शो हो जाएगा जी। और ये नतीजा आ गया जी हेलो वर्ल्ड। जो कुछ मैंने सी आउट में लिखा हुआ है वही जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ गया। सी आउट में आपने हेलो वर्ल्ड लिखा तो आपको हेलो वर्ल्ड नजर आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर लिख देते हो हेलो सी प्लस प्लस और उसके बाद आप इसे कंपाइल करके रन करोगे तो फिर आपके पास जो है ना वो हेलो सी प्लस प्लस आपको लिखा हुआ नजर आएगा जी। ये देखें, हेलो सी प्लस प्लस जो है ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है जी। समझ आ गया जी यहाँ तक बात? ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।